पश्चिम एशिया में यूएस, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध गहराता जा रहा है। ईरान और इजराइल दोनों ही एक दूसरे पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के दाहिए के कई इमारतों को तबाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपना सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड तैनात करने का फैसला किया है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों की तरफ से बड़े बयान आए हैं। मुस्तफा ने अपने पहले संदेश में साफ कर दिया है कि वो ना रुकने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान में आतंकी शासन को तबाह करने का दावा किया है। पश्चिम एशिया में चल रही पूरी हलचल के तेल अवीव से अपडेट दे रहे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला। देखिए, इसराइल और ईरान के दरमियान युद्ध जारी है, जहां एक तरफ से यूएस और इस्राएली फोर्सेस ईरान में लगातार हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। एक के बाद एक मिसाइल और रॉकेट दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से इसराइल पर, और दूसरी तरफ से लेबनान से भी हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है इसराइल पर, जबकि इसराइली फोर्सेस लेबनान में लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। काफ़ी जानी नुकसान ईरान में भी हुआ है और लेबनान में भी, लेकिन ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि लगातार वहां से जो है मिसाइल्स आ रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वहां पे उन्होंने जो रिजीम के खिलाफ ऑपरेशंस किए हैं वो मुकम्मल हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू लगातार कह रहे हैं कि वहां पे फुल फोर्स के साथ इस्राएली फोर्सेस जो हैं अटैक्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ से आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने साफ कर दिया है कि ना ही वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से तेल ले जाने देंगे और ना ही वो अमेरिका की उन बेसिस पर अटैक करना बंद करेंगे जो मिडल ईस्ट में हैं। साफ धमकी दी है आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने कि जो यूएस की बेसिस मिडल ईस्ट में हैं, जब तक वो बंद नहीं की जाएंगी तब तक मिडल ईस्ट की उन कंट्रीज़ पे हमलों का सिलसिला रुकेगा नहीं। तो फिलहाल एक की तरफ से भी धमकी आ रही है, दूसरे साइड से भी धमकी आ रही है, लेकिन इसी बीच जो है युद्ध जारी है। बार बार इसराइल में सायरन्स बज रहे हैं और मिडल ईस्ट की कई कंट्रीज़ में सायरन्स बज रही हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक किया जा रहा है। जितनी भी ताकत ईरान के पास है वो पूरी ताकत के साथ वापस कार्रवाई कर रहे हैं यूएस फोर्सेस के खिलाफ और इसराइली फोर्सेस के खिलाफ। इस बीच इस पूरे क्षेत्र में जो मिडल ईस्ट का क्षेत्र है पूरा तनाव है और इकोनॉमी पे पूरा ब्रंट पड़ा है अभी तक इन अटैक से, और ख़ास तौर से सबकी नज़रें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे हैं कि क्या वहाँ से वाकई तेल के शिप्स मूव कर पाएंगे, क्योंकि 25% से ज़्यादा दुनिया का तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आता है। इधर भारत और ईरान के बीच लगातार बातचीत हो रही है। आज ईरान और भारत के बीच चौथी बार बातचीत हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चर्चा हुई है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात की थी। युद्ध के बीच पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच ये पहली प्रत्यक्ष बातचीत थी। आपको बता दें, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा हुई है। इस दौरान क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, सामान और ऊर्जा की निर्बाध सप्लाई पर भारत की सबसे पहली प्राथमिकता है। इस दौरान शांति और स्थिरता को लेकर भी भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और बातचीत एवं कूटनीति के रास्ते के समाधान निकालने का आग्रह किया है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर डालते हैं। युद्ध की टेंशन के बीच शेयर बाजार में भारी दबाव देखने को मिल रहा है। युद्ध बढ़ने की आशंका से बाजार में हाहाकार मच गया है। निफ्टी 11 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ है। बाजार में कैसे रहा है कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के अंदर क्या ब्लड बात आज हमें देखने को मिला है। निफ्टी की बात करी जाए तो अपने 11 महीने के लोअर लेवल पे जाके ये क्लोज हुआ है। हर जगह हाल जो है वो बेहाल है, चाहे बात कर लीजिए बैंकिंग की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की, सेंसेक्स की या फिर निफ्टी की। अगर सेक्टोरल पॉकेट यहाँ पे देखा जाए तो ऑटो आज यहाँ पे अगेन एक पेन बनता हुआ दिखाई दिया है। आईटी में पेन है, एफएमसीजी, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, हर जगह हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल है। और जो डर का इंडेक्स है यहाँ पे हमें एक जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। बढ़ते बढ़ते ये 22 तक आ पहुंचा है, लेकिन
पूरी स्क्रीन आप देखिए बियर्स के पूरी की पूरी ग्रिप में आके बैठ गई है। स्टॉक स्पेसिफिक आज जो अगर बात करें तो देखिए निफ्टी में बढ़ने वाले टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारतीय एयरटेल में एक मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन अब आप पिक्चर देखिए गिरने वाले शेयर्स की, कितनी भारी गिरावट। लार्सन एंड ट्यूब्रो करीबन 8% की गिरावट, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे भी जो गिरावट है वो काफी ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट पूरा ही मेटल पैक आज काफी गिरावट के साथ बंद हुआ है। ऑटो पैक में लगातार तीसरा चौथा दिन है बिकवाली जो है हावी होती हुई दिखाई दी है। भारत फॉर्ज, सामिल, अशोक लेलैंड, साथ में एक्साइड इंडस्ट्री में करीब 4.5% का जो दबाव है वो आज के सत्र में देखा गया है। मेटल्स की बात करी जाए तो जिंदल स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और साथ में नाल्को, यहाँ पे भी जो बिकवाली है वो काफी ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि बाजार में जो सेलिंग का सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी हमने देखा है कि बाजार में मेजर सेल ऑफ दिखाई दिया है। तो अमेरिका के सामने ईरान किस दम पर टिका है और तेल संकट पैदा करने पर ईरान को क्या हासिल होगा, आज इसी पर होगी आवाज अड्डा में चर्चा। युद्ध का डर मार्केट पर कितना असर, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। इस गिरते बाजार में बड़े निवेशक जमकर नगीने खोज रहे हैं। देश में बड़े दिग्गज पोर्टफोलियो मैनेजरों ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव किए हैं। क्या है डिटेल, बता रही है मेरी सहयोगी विन्नी मोतीवाला। बिल्कुल, तो बिकॉज ऑफ द वॉर जो पोर्टफोलियो चेंजेस काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने अनाउंस किए हुए। तो पहले यहाँ पे दो की आज हम बात करेंगे, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ एंड जेफरीज। तो फोकस पहले करते हैं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ पे। यहाँ पे संजीव प्रसाद ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो फोकस किसके करेंगे, यहाँ पे करेक्शन हुआ है स्टॉक प्राइस में तो अपॉर्चुनिटी बन जाती है बाय के लिए। तो वो कह रहे हैं कि ऐड बेटर स्टॉक्स, रिमूव नैरेटिव स्टॉक्स, मतलब जो हाइप स्टॉक्स है, काफ़ी सारा हाइप बन चुका है, वो स्टॉक्स निकाल दीजिए। और ये एक चांस देता है आपको कि आप रिड्यूस पोजीशन करें एक्सपेंसिव स्टॉक्स में। उनके लिए क्या एक्सपेंसिव है, जैसे सीमेंट स्टॉक्स और कंज्यूमर स्टॉक्स, वो उनको एक्सपेंसिव बता रहे हैं, तो वहां पे वो रिड्यूस कर रहे हैं पोजीशंस को। अभी उसके अलावा उन्होंने क्या रिड्यूस किया और क्या चेंजेस हुए हैं उनके मॉडल पोर्टफोलियो में। इंडसइंड बैंक उन्होंने वहां पे रिमूव कर दिया, इंडसइंड बैंक 220 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दिया यहाँ पे वेटेज। इंडसइंड बैंक अगर रिमूव किया तो ये वेटेज कहाँ पे जा रहा है, बजाज फाइनेंस 160 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया वेटेज, और दूसरा है 60 बेसिस पॉइंट से इटर्नल ने इन्वेस्टमेंट की। तो एडिशन है, बजाज फाइनेंस और इटर्नल में एडिशन ऐड किया हुआ है। वाई वो ये दोनों स्टॉक्स को पसंद करते हैं। वन, ये दोनों स्टॉक्स 27 फरवरी से देखे, जब से वॉर स्टार्ट हुई है ईरान यूएस इजराइल की, तब से ये दोनों स्टॉक में 10-11% की करेक्शन हो गई है। उसके अलावा उन्होंने फेयर वैल्यू असाइन की है इन दोनों स्टॉक्स के लिए। बजाज फाइनेंस फेयर वैल्यू क्या है, 2500 रुपीज़ उन्होंने असाइन किया है, तो इसका मतलब है 41% अपसाइड वो एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे। इटर्नल फेयर वैल्यू उनके हिसाब से है 375 रुपीज़, तो उनकी फर्दर अपसाइड कितनी हो सकती है इटर्नल के लिए, वो है 70% अपसाइड। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है कोटक इंस्टीट्यूशनल से। उसके अलावा जेफरीज की एक नोट है, वहाँ पे भी उन्होंने भी एक बॉटम अप अप्रोच के हिसाब से कुछ चेंजेस किए अपने पोर्टफोलियो में। उन्होंने अपने 247 स्टॉक्स को कवरेज में उन्होंने बॉटम अप्रोच किया। वहां पे उन्होंने क्या किया, 23 बाइज आए, 8 अंडर परफॉर्म रेटिंग आए। तो चेंजेस क्या है, फ्रेश बाइज क्या है, फ्रेश बाइज है एसबीआई, स्टार हेल्थ, ग्रो, भारत फॉर्ज, जेएसडब्ल्यू स्टील, इटर्नल और मैक्स हेल्थ केयर। उसके अलावा उनके लिए नए अंडर परफॉर्म रेटिंग्स किस में है, 3 स्टॉक्स में, ह्युंडई, सिप्ला और विप्रो। यहाँ पे उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग की है और काफी अपग्रेड्स भी आए, 2 अपग्रेड्स है। डिलीवरी उन्होंने अपग्रेड कर दिया है बाई रेटिंग के साथ, और लॉरस लैब्स अपग्रेड कर दिया है होल्ड रेटिंग के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी अपग्रेड्स है, अंडर परफॉर्म्स है और चेंजेस है पोर्टफोलियो में। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स है 2 इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस से। अब आपको बता दें, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी की वजह से अहमदाबाद के रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी करते गिग वर्कर्स पर इसका कैसे असर हो रहा है, ये जानने की कोशिश की है संवाददाता केतन जोशी ने। अहमदाबाद में कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कि गैस सिलेंडर से चलते हैं और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल है। गिग वर्कर्स जो कि फूड डिलीवरी करते हैं, उनके कामकाज पर भी असर दिख रहा है। आइए सबसे पहले रेस्टोरेंट ओनर से पूछते हैं, आपने ऑनलाइन ऑर्डर लेना क्या बंद कर दिया, क्या स्थिति है आपके पास गैस सिलेंडर की? गैस सिलेंडर कॉमर्शियल में मिलते नहीं हैं, उसके हिसाब से अभी कोलसे वाली भट्टियां लाए, इलेक्ट्रॉनिक वाली लाए, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चल रहा है। अभी बहुत तकलीफ पड़ रही है। ऑनलाइन में अभी स्विगी जोमेटो जो हमारा चलता था, अभी उसके हिसाब से बंद कर दिया हमने।
अच्छा, एक हमारे साथ गिग वर्कर भी है। अच्छा, तुम्हारे ऑर्डर को लेकर क्या कहोगे? पिछले 3-4 दिन से क्या स्थिति है और जो रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं तो क्या हो सकता है? नहीं, यानी पहले थोड़ा ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है। वो पता नहीं कितने दिन वो सब चलेगा उतना, यानी सब कितने दिन। वो रेस्टोरेंट के यानी सब लोग बोल रहे हैं कि गैस ज्यादा हो गए, उसके कारण बहुत दिक्कत चल रही है। यानी बहुत लोगों ने बंद कर दिया है रेस्टोरेंट, कि अभी पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, वो फिर आगे देखते हैं। तो जैसे जैसे गैस कम होती जाएगी, न केवल रेस्टोरेंट बंद होंगे लेकिन पूरे देश में इस तरह के जो लाखों गिग वर्कर्स हैं उनके काम पर भी असर हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो इस गैस संकट के बीच हर घर में एलपीजी की किल्लत की चिंता बढ़ रही है, लेकिन सही इस्तेमाल से गैस की अच्छी बचत की जा सकती है। जी हां, कुछ आसान तरीकों से आपका सिलेंडर 1 महीने की जगह 2 महीने तक चल सकता है। इसी पर शेफ संजीव कपूर देंगे गैस सेविंग टिप्स शाम 5:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान दिया है। फिच ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5% रहने का अनुमान दिया है। हालांकि फिच ने जनवरी फरवरी में ग्रोथ में कुछ धीमेपन के संकेत दिए हैं। उन्होंने वित्त वर्ष 27 में 6.7% ग्रोथ का अनुमान दिया है। फिच के मुताबिक अप्रैल सितंबर में ग्रोथ में धीमापन दिख सकता है और वित्त वर्ष 28 में 6.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया है। फिच ने यह भी कहा है कि इस साल दिसंबर तक महंगाई दर बढ़कर 4.5% तक जा सकती है। अब आपको बता दें, केंद्र सरकार ने दुनिया भर में चल रही उथल पुथल से निपटने के लिए एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि इस फंड का इस्तेमाल अप्रत्याशित संकट से निपटने के लिए किया जाएगा। We have announced 57,381.84 crores for Economic Stabilization Fund. And this I would want to elaborate a bit because 57,381 is fairly a big amount, and therefore I want to explain as to why I have brought that in. The fiscal reforms, particularly the policy initiatives that have been undertaken post-COVID-19, made sure that the economy recovered well. We have strengthened the overall macroeconomic framework. Now, this has enabled us to absorb the shocks, the economic shocks of various nature, without deviating from the fiscal consolidation roadmap. But I want to highlight the point that the proposed Economic Stabilization Fund will provide fiscal headroom to allow India to respond to the global headwinds. टाटा कैपिटल ने लोन लेने वालों में जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका नाम है सवाल करो फिर लोन लो। कैंपेन के जरिए लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो लोन लेने से पहले थोड़ा रुके और कुछ सवाल पूछे। इसके अलावा लोन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी को भी समझे। इस मौके पर टाटा कैपिटल के एमडी एंड सीईओ राजीव सबरवाल ने कहा है कि सवाल करो फिर लोन लो कैंपेन लोगों को सही फैसला लेने में मदद करेगा। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।